नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। फाइनली ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू कर दिया उन लोगों के लिए जो 1/9/2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं या फिर वो अभी सर्विस में हैं। पहले ईपीएफओ उन लोगों से एप्लीकेशन ले रहा था जो 1/9/2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं और वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट पहले कर चुके थे, उनका एप्लीकेशन लिया जा रहा था और वो वैलिडेशन किया जा रहा था। लेकिन काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में थे कि उन लोगों के लिए कब ये जो है प्लेटफॉर्म खुलेगा जो लोग 1/9/2014 के बाद रिटायर हुए हैं। शायद ये सर्कुलर आप देख चुके होंगे, लेकिन आज ये सर्कुलर को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं देखेंगे। हम वही चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लोग इस सर्कुलर के अंडर जो है एलिजिबल हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है, यानी ये अप्लाई ये कैसे होगी। तो चलिए मैं आपको सीधे स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इस सर्कुलर को। तो ये सर्कुलर है जो 20 फरवरी 2023 को इशू किया गया है। तो हमें सीधे चलना है पॉइंट नंबर 5 पे। वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप 1/9/2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं या फिर अभी भी आप सर्विस में हैं तो ये 5 नंबर पॉइंट आप पढ़ लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। इस पहला पॉइंट में ये चीज़ है कि द एम्प्लॉई and employer who had contributed under paragraph 26 of 6 of EPF scheme on salary exceeding the prevalent wages ceiling of 5,000 रुपीज़ एंड 6,500 एंड आगे भी है। यानी ये पहला पॉइंट में ये कह रहा है कि और आपने 5,000 या 6500 से ज़्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूशन किया है। 5,000 6500 इसलिए यहाँ है कि पहले जो सीलिंग थी वो 5,000 थी, उसके बाद में बढ़ करके 6500 हो गया। तो अगर आप एक्चुअल सैलरी पे जो है कंट्रीब्यूशन पीएफ का किए थे, यानी 6500 ज़्यादा सैलरी पे किए थे, तो आप एलिजिबल हैं। और एंड आगे ये भी है कि डिड नॉट एक्सरसाइज ज्वाइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजन टू पैरा 11(3) ऑफ द प्री अमेंडमेंट स्कीम सिंस डिलीटेड। यानी सरकार जब 2014 में जब अमेंडमेंट बिल लाई और 6500 से बढ़ा करके 15,000 सीलिंग कर दी ईपीएस के लिए, तो उस समय ये वाली पॉइंट जो था वो दिख नहीं रहा था, यानी साइलेंट था। यानी फिर उन्हें जो ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट करना है हायर पेंशन के लिए या नहीं करना है, तो ये वाली पॉइंट कहीं नहीं थी, लाइन नहीं थी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि सिंस डिलीटेड, यानी ये वाला हट गया था और लोग कंफ्यूज थे और उन्हें ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था। और 5 का तीसरा पॉइंट ये है कि वर member prior to 1st September 2014 and continued to be a member on after 1st September 2014। यानी वो लोग जो 1/9/2014 के पहले ईपीएफ का मेंबर थे, ईपीएस का, और उसके बाद में भी सर्विस में कंटिन्यू रहे। यानी ऑल ओवर मैं बता दूं तो वो लोग एलिजिबल हैं जो लोग 6500 या 5,000 जो वेजेस सीलिंग थी उससे ज़्यादा पर कंट्रीब्यूशन किए हैं। यानी अगर आपकी सैलरी एक्चुअल सैलरी 6500 से ज़्यादा थी और आपने उस पर पीएफ पे कंट्रीब्यूशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही अगर आपने ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था और आप 1/9/2014 के पहले पीएफ के मेंबर थे और बाद में भी 1/9/2014 को कंटिन्यू रहे, तो ये तीनों अगर क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो आप जो है ज्वाइंट एप्लीकेशन ऑप्ट अभी कर सकते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये तीनों पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने लायक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे चलते हैं 4 नंबर में, आप पढ़िए। दी एम्प्लॉई हु हैड एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर पैरा 11(3) ऑफ ईपीएस 1995 एंड कंटिन्यूड टू बी इन सर्विस ऑन और आफ्टर 1st September 2014 विल बी गाइडेड बाई द अमेंडेड प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 11(4) of the pension scheme, i.e. if they had not exercised the option within the time specified under पैरा 11(4)। अब मैं बता देता हूँ पैरा 11(4) क्या है, पहले आगे पढ़ लें। सच एम्प्लॉय शैल नॉट बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। यानी इस पॉइंट के थ्रू ईपीएफ को ये बताना चाह रहा है कि जो लोग 1/9/2014 के पहले ईपीएफ के मेंबर थे और उन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट किया था, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, और जब अमेंडमेंट हुई 1 सितंबर 2014 को, जब सैलरी 6500 से 15,000 सीलिंग बढ़ा करके कर दी गई, और उस समय अगर आपने फिर से फ्रेश ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं भरे हैं तो आप अभी भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं भर सकते हैं, यानी फॉर्म ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी आप सीधी सीधी समझ लीजिए कि ईपीएफओ का कहना ये है कि अगर आप 1/9/2014 के पहले आप ईपीएफ का मेंबर थे और आप पहले ही जब आप ज्वाइन किए थे उस समय एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर दिए थे हाईएस्ट सैलरी पर कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन जब 1 सितंबर 2014 को जब सरकार द्वारा एक अमेंडमेंट बिल लाया गया और उस समय जब सैलरी 6500 से बढ़ा करके 15,000 वेजेस सीलिंग कर दी गई, तो
तो उस समय एक ईपीएफओ के द्वारा एक टाइम दिया गया था एम्प्लॉय को कि फ्रेश ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना है ताकि वो 15,000 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर उस समय आप सबमिट कर दिए हैं तब तो ठीक है, अगर आप फ्रेश ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट उस समय 6 महीने के अंदर नहीं किए हैं तो आप अभी भी अप्लाई हायर पेंशन के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी ये 4 महीने का जो है एक्सटेंडेड टाइम दिया गया अप्लाई करने के लिए, ये आपके लिए नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, नहीं कर सकते हैं अप्लाई। तो वो लोग जो है अभी एलिजिबल नहीं होंगे भरने के लिए। लेकिन जो लोग बिल्कुल ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट नहीं किए हैं, कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरे हैं और वो 1/9/2014 के पहले ईपीएफ का मेंबर थे और बाद में भी रहे या फिर रिटायर कर गए बाद में 1/9/2014 के बाद, तो वो लोग ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर सकते हैं और हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि आप तभी भरेंगे जब आपने 5,000 या 6500 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में किए हुए हैं, तभी आप भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि ईपीएफओ आवेदन कैसे लेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ईपीएफओ जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है आवेदन लेगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो आप जब ईपीएफओ की साइट ऐसे खोलेंगे तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जजमेंट फॉर द एम्प्लॉय हु वर इन सर्विस प्रायर टू 1 सितंबर 2014, यानी 1 सितंबर 2014 के पहले थे। यानी ये जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, यानी ये जो लिखा हुआ है यही जो है लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप जैसे ही इस पे आएंगे तो एक क्लिकेबल हो जाएगा और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पोर्टल पे यानी आपको डाइवर्ट जो है वहाँ से कर दिया जाएगा, डायरेक्टेड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए ये लिंक जैसे ही क्लिकेबल होगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।